दो तीन लोग ऐसे हैं जो कह रहे थे कि जी गिफ्टेड चिल्ड्रन हैव एन इंटेलेक्चुअल सिग्निफिकेंटली हायर देन एवरेज। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऐसे गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं इनकी एवरेज नॉर्मल लोगों से एवरेज लोगों से हाई होती है। चिल्ड्रन शो हाई परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी इन एरियाज सच एज इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी आर्टिस्टिक लीडरशिप कैपेसिटी और स्पेसिफिक academic field and who required services or activities not ordinarily provided by school in order to fulfill to fully develop such capabilities। ऐसे बच्चे अपनी परफॉर्मेंस जो है इन एरियाज में बहुत ज़्यादा शो करते हैं, लीडरशिप में, क्रिएटिविटी में। ये तमाम एरियाज में नहीं करते, हो सकता है किसी एक चीज स्पेसिफिक एक चीज में भी हो सकती है उनकी एबिलिटी। कोई कुछ बच्चे एकेडमिक फील्ड में बहुत ज़्यादा अचीव करते हैं, कुछ बच्चों में लीडरशिप होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं बच्चे, और क्रिएटिविटी इनमें बहुत ज़्यादा होती है। हु रिक्वायर सर्विसेज और एक्टिविटी नॉट ऑर्डिनरी। तो ये आम जो ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, आम लोग, इस तरह की सर्विस उनको एक्टिविटीज जो है जो चाहिए होती है, स्कूल प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये इनके लिए नाकाफी हो। इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज बनता है वो ये है कि इनका आईक्यू लेवल जो है ना 130 to 140 तक होता है। यानी कि इसमें बाज़ औक़ात ये भी पूछ लिया जाता है, इनको ये भी कहा जाता है कि 120 एंड अबव, और यहाँ लिखा हुआ है 130 to 140, या इसको आप ये समझ लें कि 130 टू अबव, जितना भी ऊपर चला जाए 150 भी हो सकता है। तो इनकी कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, because gifted children are so diverse, not all exhibit all characteristics all of the time। तो वो एक ही वक्त में अपनी तमाम जो सलाहियतें हैं, अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो शो नहीं करते या कर सकते। ताहम however they are common characteristic that many gifted individual share। जो आम तौर पे जो चीज़ें ये शेयर करते हैं, इनसे इनकी हम पहचान करते हैं। इसमें वन बाय वन ये 23 करेक्टरिस्टिक्स इनकी लिखी हुई हैं। अनयूजुअल अलर्टनेस इवन इन इनफेंसी, ये बहुत ज़्यादा अलर्टनेस शो करते हैं, अलर्ट होते हैं। इवन इन इनफेंसी का मतलब बचपन से ही। रैपिड लर्नर, बहुत तेज़ी से सीखने वाले होते हैं। पुट थॉट्स टुगेदर क्विकली। नंबर थर्ड, एक्सीलेंस मेमोरी, unusually large vocabulary and complex sentence structure for age। इनकी मेमोरी जो है और वोकेबलरी, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा लार्ज होती है। ये बात करते हुए, लिखते हुए, इनका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो भी कम्प्लेक्स हो सकता है, बड़ी लॉन्ग सेंटेंसेस बोल सकते हैं, या कह सकते हैं जो हम सेंटेंस जो है डिफरेंट क्लासेस, जब हम बात कर रहे होते हैं तो डिफरेंट क्लासेस बोल रहे होते हैं, तो ये बड़े कम्प्लेक्स लेवल के सेंटेंस भी बोल जाते हैं या लिख लेते हैं। ये दोनों तरह से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एडवांस कंप्रीहेंशन ऑफ वर्ड नुआंसेस, मेटाफोर्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। तो इनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वर्ड के नुआंसेस से, ये जो नुआंसेस होता है,
मतलब कि थोड़ा सा मामूली सा फर्क होता है। जैसे अल्फाज मुतरादिफ कह लें, लेकिन दोनों अल्फाज के इनको एग्जैक्ट मीनिंग पता होते हैं। और मेटाफोर्स, जैसे उर्दू में कहते हैं मेटाफोर, इस्तारा। अच्छा, ये नॉनसेंस की मिसाल ऐसे ले सकते हैं, जैसे एक लफ्ज़ है बहादुरी, इसकी इंग्लिश अगर हम बनाएंगे तो ब्रेव या करेज दोनों ही होगी, लेकिन ये दोनों ही के मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे कल एक क्वेश्चन था, एंजाइटी और डिप्रेशन में क्या फर्क है। तो एंजाइटी जो है वो फ्यूचर से रिलेटेड है, और डिप्रेशन जो है वो करंट सिचुएशन से रेलिवेंट होता है। तो लेकिन ये जो बच्चे होते हैं इनको उस भी उन वर्ड्स के दरमियान भी जो डिफ्रेंसिएशन है वो पता होती है, और वो एग्जैक्ट वर्ड यूज कर रहे होते हैं। इसे कहते हैं नुआंसेस। और मेटाफोर्स ये है कि जैसे इस्तारा होता है, उर्दू में कहते हैं कि जी आंखों के लिए इस्तारा इस्तेमाल किया जाता है, नरगिसी आंखें, या मेरा बेटा चांद सा है। तो ये इसमें इस्तारे में आते हैं। तो और इसके बाद इसमें एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज भी इनके होते हैं, यानी कि इन सब चीज़ों की इनकी बहुत ही अर्ली कंप्रीहेंशन या अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। 6 इंजॉयज सॉल्विंग प्रॉब्लम स्पेशली विद नंबर्स एंड पजल्स। नंबर और पजल गेम जो है इनको सॉल्व करने में इनको इंजॉय करते हैं। ऑफन सेल्फ थॉट रीडिंग एंड राइटिंग स्किल एज प्री स्कूलर, ये खुद से लिख सकते होते हैं। सेल्फ थॉट रीडिंग एंड राइटिंग स्किल इसमें होता है प्री स्कूलर, स्कूलिंग में जाने से पहले से ही। डीप इंटेंस फीलिंग एंड रिएक्शन, बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, इंटेंस फीलिंग होती है इनकी, और इनमें रिएक्शंस भी होते हैं। हाईली सेंसिटिव थिंकिंग इज एब्स्ट्रैक्ट कम्प्लेक्स लॉजिकल इंसाइटफुल, उनकी जो सोच होती है वो एब्स्ट्रैक्ट होती है, किसी चीज़ से नतीजा अखज करना, कम्प्लेक्स पेचीदा लॉजिकल रीजनिंग के जरिए, और इंसाइटफुल बहुत ज़्यादा डीप। और इनकी पॉइंट नंबर 11 है आइडियलिज्म एंड सेंस ऑफ जस्टिस एट अर्ली एज, बहुत कम उम्री में ही इनको सेंस ऑफ जस्टिस, इंसाफ पसंदी या इंसाफ की जो सेंस आ जाती है। और आइडियलिज्म, आइडियलिज्म में एक एजुकेशनल फिलॉसफी है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज को सीखना या किसी चीज से को आइडियल करना, और बेसिकली ये लफ्ज आइडिया से निकला है, यानी कि ये अपने ही आइडियाज को पे फोकस करते हैं, और इनके कुछ आइडियल्स होते हैं जिसकी बेस पे ये डिसीजन ले रहे हो, या जिसकी बेस पे अपनी सोच को परवान चढ़ा रहे हो। कंसर्न विद सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज एंड इनजस्टिस, इनको समाजी सियासी इश्यूज या नाइंसाफियों के बारे में कंसर्न होते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अटेंशन स्पैन एंड इंटेंस कंसंट्रेशन, जी। तो इसमें इनका अटेंशन स्पैन जो होता है, इनकी अटेंशन नॉर्मल लोगों से ज्यादा होती है। प्री ऑक्युपाइड विद ओन थॉट्स, डे ड्रीमर, ये अपने ही जो ख्यालात होते हैं इनके साथ ऑक्युपाई करते हैं दिन में अपने। डे ड्रीमर का मतलब है खुली आंखों से ख्वाब देखने वाले होते हैं। कुछ कर गुजरने वाले होते हैं। लर्न बेसिक स्किल क्विकली, बेसिक स्किल बहुत जल्दी सीख जाते हैं। विद अ लिटिल प्रैक्टिस, बहुत कम प्रैक्टिस के साथ। आस्क प्रोबेबिंग क्वेश्चन, जी, प्रोबेबिलिटी के अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। हाईली डेवलप क्यूरियोसिटी, सजेस्टिव्स जो है इनमें बहुत ज्यादा होता है। इंटरेस्ट इन एक्सपेरिमेंटिंग, तजर्बे में इंटरेस्ट होता है। डूइंग थिंग डिफरेंटली, कुछ अलहदा से करने की ख्वाहिश होती है। पुट आइडियाज आर थिंग्स टुगेदर एंड आर दैट आर नॉट टिपिकल, वो चीजें जो आम नहीं है उनको यकजा करके नया आइडिया अखज करने के बारे में ये सोचते हैं।
कीन और अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, इनकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी होती है। जैसे बाज़ औक़ात कहते हैं कि मेरी सिक्स सेंस ये कह रही है, और वैसा ही हो जाता है। टू डिजायर टू ऑर्गेनाइज पीपल थिंग्स थ्रू गेम और कम्प्लेक्स स्कीमास। तो ये बहुत चीज़ों की तरतीब जो है, चीज़ों की या लोगों की तरतीब बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। इनकी ख्वाहिश में ये चीज़ शामिल होता है थ्रू गेम्स या कम्प्लेक्स स्कीमा। स्कीमा कहते हैं जो हमारे माइंड में पैटर्न बनते हैं किसी चीज़ को देख के या सोच के या समझ के। तो जो ये जो हमारे कम्प्लेक्स पैटर्न बनते हैं उनको मुरतब कर लेते हैं, बड़ी आसानी से तरतीब दे लेते हैं, जो बवक्ते ज़रूरत इनके काम आती हैं। उसके बाद है विविड इमेजिनेशन एंड इमेजिनरी प्लेमेट्स विद इन व्हेन इन प्री स्कूल। जी, प्री स्कूल में जो इमेजिनरी प्लेज होते हैं ये खेलते हैं। विविड इमेजिनेशन का मतलब है कि इस तरह की इमेजिनेशन जो क्लियर नहीं होती, इस तरह की इमेजिनेशन को ये परसीव करते हैं, सोचते हैं, और उस के बारे में सोच के उस पे अमल करके जो है ये खुशी महसूस करते हैं। सम अदर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक सवांटिज्म। जी, सवांटिज्म क्या होता है? Savants are individuals who perform exceptionally in a single field of learning or some specific field. Savants वो लोग होते हैं जो किसी एक फील्ड में बहुत ही ज्यादा महारत से परफॉर्म करते हैं। इसमें कोई एक भी हो सकता है, और नीचे जो दूसरी आ रही है ट्वाइस एक्सेप्शनल। Some gifted children have both the disability and the giftedness, called twice exceptional. स्वांटिज्म का मतलब तो ये हो गया कि किसी एक फील्ड में, किसी एक एरिया में जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और ट्वाइस एक्सेप्शनल का मतलब ये होता है कि इन ये एट ए टाइम दोनों तरह के होते हैं, कि गिफ्टेडनेस भी होती है और डिसेबिलिटी भी होती है। किसी चीज में ये बहुत ही ज्यादा पुअर लर्नर होंगे, और जैसे आपने अक्सर साइंसदानों की, या जैसे आजकल है ये मार्क बर्गर जिसने फेसबुक बनाई है, या ये जो इसके फाउंडर हैं, एप्पल के फाउंडर हैं, मुझे नाम नहीं आ रहा। तो ये वो लोग हैं जो स्कूल से निकाले गए हैं या यूनिवर्सिटी से निकाले गए हैं, लेकिन इन्होंने एक ऐसा काम किया है कि जो है पूरी दुनिया पे असरअंदाज हो रहे हैं। तो सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नाम फेसबुक के फाउंडर के साथ यही हुआ। अब एप्पल के फोन जो है सबसे कॉस्टली सेल होते हैं, उसके फाउंडर के साथ भी यही हुआ। तो ये क्या होता है कि ये किसी एक फील्ड में ये इनके अंदर गिफ्टेडनेस होती है, अल्लाह ताला की तरफ से खुदादाद सलाहियत इनको नवाजी होती है। तो ट्वाइस एक्सेप्शनल ये होता है कि किसी चीज में ये बहुत ही ज्यादा लो होते हैं और किसी चीज में ये बहुत ज्यादा हाई। उसके बाद परफेक्शनिज्म, नाम से ही जाहिर है गिफ्टेड चिल्ड्रन हैव हाई स्टैंडर्ड्स, do their work with perfection, responsibility and achieve their goal। तो इनके स्टैंडर्ड बहुत बहुत हाई होते हैं, यानी कि जो इन्होंने नॉर्म सेट किए होते हैं, जो अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से ये जब काम करते हैं तो अपने काम में भी परफेक्शन दिखाते हैं, जिम्मेदारी का एहसास, जिम्मेदारी होती है, और जो अल्टीमेट इनके गोल्स होते हैं वो ये अचीव करते हैं। जी, एक वर्ड होता है गोल और एक वर्ड होता है ऑब्जेक्टिव। आप में से कोई बता सकता है कि इनमें फर्क क्या है? चलें तीन कर लेते हैं। एक होता है एम, एक होता है गोल, और एक ऑब्जेक्टिव।
ये हमारे सिलेबस में भी था, स्पेशल एजुकेशन के सिलेबस में भी ये टॉपिक बड़ा डिटेल से डिस्कस किया गया। अच्छा, ये बताएं कि आपने जो स्पेशल एजुकेशन में सिलेबस पढ़ा था, वो इंग्लिश में पेपर दिए थे या उर्दू में दिए थे? जी मिस शहरी, आपने ठीक बताया, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म है। गोल लॉन्ग टर्म, ठीक है। और एम क्या होता है फिर? ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म है, गोल लॉन्ग टर्म है, और एम? जी, काफी आपकी बात ठीक है। एम कोई स्पेसिफिक जो गोल सेट किए जाते हैं इन फ्यूचर अचीव करने के लिए। नहीं, इन तीनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये होता है, जैसे आपने बताया, आप इसको समझने के लिए ऐसे कह लें, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म बिल्कुल ठीक है, गोल उससे ज़रा लॉन्ग टर्म, और एम सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म हो गया। और इसकी एग्जांपल क्या है कि हम जो एम्स होते हैं वो नेशनल एक्सपेक्टेशन होते हैं, वो पूरी कौम की एक वो बहुत बड़ी एक वो होता है, मकसद होता है। जी, मैं रिपीट कर देता हूँ कि इन तीनों में जो डिफरेंस है वो इसी चीज का है कि जो ऑब्जेक्टिव है वो शॉर्ट टर्म है, गोल को आप मिड टर्म कह लें, और एम को लॉन्ग टर्म। मिसाल के तौर पे, जो एम है वो हमारी नेशनल एक्सपेक्टेशन होती है। इसका मतलब ये है कि इसकी एग्जांपल हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमने कंप्यूटर जो है आईटी, अब हम ये चाहते हैं, कोई हमारे गवर्नमेंट के इदारे ये सोच लेते हैं कि हमने अपने मुल्क में आईटी को फरोग देना है, तो ये स्टेटमेंट हमारा एम है कि हमने आईटी को फरोग देना है। उसके लिए वो क्या करेंगे, वो स्कूल में एक सब्जेक्ट लॉन्च कर देंगे जिसका नाम कंप्यूटर साइंस है। स्कूल में कर देंगे, यूनिवर्सिटी लेवल पे कर देंगे, उसके लैब्स बना लेंगे, उसके सारे अरेंजमेंट कर लेंगे टू अचीव नेशनल एम। जो हमारे एम है उसको अचीव करने के लिए जो हमने किया वो हमारे गोल्स हैं। और जो हम लोग क्या करेंगे कि सब्जेक्ट लेवल पे उस कंप्यूटर साइंस कोर्स में जो जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, वो सबसे शॉर्ट टर्म है। जी, तो आगे बढ़ते हैं। परफेक्शनिज्म हमने पढ़ लिया है, वो अपने गोल अचीव करने के लिए जो है वो परफेक्शन दिखाते हैं। अंडर अचीवमेंट, इनमें अंडर अचीवमेंट भी होती है। चिल्ड्रन परफॉर्म लो ड्यू टू लॉस ऑफ इंटरेस्ट, नेगेटिव सोशल consequences। जिन चीजों में इनका इंटरेस्ट नहीं होता वहां भी ये हाई परफॉर्म नहीं करेंगे, वहां इनकी परफॉर्मेंस लो हो जाएगी, शायद नॉर्मल लोगों से भी इनकी डल हो जाए क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद इनके सोशल इश्यूज, सोशल इश्यूज में इनकी डिप्रेशन होता है, जो कि लीड कर जाता है बाज़ औक़ात
सुसाइड 4 तक। नंबर वाला सारा बताना एक मिनट में। अंडर अचीवमेंट का मतलब है कि ये जरूरी नहीं है कि ये हर चीज में, जैसे गिफ्टेड स्टूडेंट है ये हर चीज में ही बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, हाईली परफॉर्मेंस जो इनमें इनकी हर चीज में नहीं होती। जिस चीज में इनका इंटरेस्ट नहीं होता, लो इंटरेस्ट होता है, वहां इनकी परफॉर्मेंस लो चली जाती है। अंडर अचीवमेंट भी ये होते हैं बच्चे। ये कहा जाता है ना कि एक बच्चा है, अगर उसको कोई चीज नहीं समझ पा रहा या वो सीख नहीं, जैसे नुसरत फतेह अली खान की एग्जांपल है। वो इंतहाई स्लो लर्नर था एकेडमिक्स में, लेकिन कितना उसके पास गॉड गिफ्टेड आवाज थी, सुरों की दुनिया का बादशाह, जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान पूरी दुनिया पे राज किया। और म्यूजिक के सब्जेक्ट में उसको उसको टीच किया जाता है, लेकिन उसकी मेमोरी बहुत ही ज्यादा शॉर्ट थी। इवन कि वो लुक में लेता था, पीछे से पर्चियां पकड़ा रहा होता था एक स्पेशल बंदा जो उसको दे रहा होता था कि अब ये शेर है पढ़े, अब ये शेर पढ़े। तो बात ये हो रही थी कि ये इन बच्चों की भी परफॉर्मेंस अंडर अचीवमेंट हो सकती है, लेकिन जहां इनका इंटरेस्ट नहीं होता वहां इनकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है। अंडर अचीवमेंट का ये मतलब है। दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है, नेगेटिव सोशल कंसिक्वेंसेस के सोशल बातों का जो समाजी मामलात हैं उसमें भी इनमें कमी देखी जा सकती है। हो सकता है इनमें क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा हो, लेकिन ये घुलना मिलना पसंद ना करते हो। उसके बाद सोशल इश्यूज कैसे हो सकते हैं इसमें? सोशल इश्यूज में डिप्रेशन जो लीड कर सकता है सुसाइड की तरफ, नेगिंग फीलिंग, आई शुड, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस तरह की फीलिंग। और नेगिंग फीलिंग का मतलब यानी कि परेशान होने वाली या परेशान करने वाली। तो जैसे रोक टोक हो गया, ऐसे ऐसा होना चाहिए, इस तरह के वर्डिंग बोलते हैं। शेम एंड गिल्ट फीलिंग, बाज़ों का शेम शर्म भी महसूस करते हैं और गिल्ट भी फील करते हैं। ये गिल्ट महसूस क्यों करेंगे? जी, क्या बता सकते हैं ये बच्चे शेम या गिल्ट क्यों फील करेंगे, जहां जब हर चीज में ये परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं, कर रहे हैं? बाज़ औक़ात इनकी सलाहियतें तो बिल्कुल खुदादाद होती हैं, लेकिन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से वो जो है एग्जिबिट नहीं हो पाती इनकी सलाहियतें, जिसकी वजह से ये शेम फील करती हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आता। जी, ये भी ठीक है। अगर कुछ गलत कर देंगे तो फिर ये सोच सोच के गिल्ट फील करेंगे। जाहिर है गलती से ही इंसान सीखता है, और ऐसा नहीं है कि ये हर बार और हर काम ही वो करेंगे, परफेक्शन से करेंगे। परफेक्शन तो एक वक्त के बाद, एक्सपीरियंस के बाद, प्रैक्टिस के बाद आती है। तो जब तक वो उस अचीवमेंट लेवल को अचीव नहीं कर पाते, तब तक उनमें फील ये शेम या जो गिल्ट है इसकी फीलिंग आ सकती है। शाइनेस भी इनमें हो सकती है, लेस एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, बोलचाल में कम भी हो सकते हैं ये। उसके बाद है डायग्नोसिस ऑफ गिफ्टेड। इसमें जो है 5 टेक्निक इन्होंने दी हुई है। बिहेवियरल असेसमेंट, इसमें हम इनका बिहेवियर असेस करते हैं। फॉलोइंग बिहेवियर स्किल कैन बी हेल्पफुल। नंबर 1, अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये हमने पहले पढ़ लिया है कि इनमें लैंग्वेज जो है वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, किसी चीज से नतीजे अखज करना, एग्जाम्पल देख के नतीजे अखज करना, जर्नल चीजें देख के नतीजे अखज कर लेना, इस तरह की थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है इनमें। स्ट्रॉन्ग मेमोरी, इनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है। कैपेसिटी कैपेसिटी टू फोकस एंड कंसंट्रेट टू टास्क ऑफ इंटरेस्ट। जी, फोकस करने की
कैपेसिटी इनमें अच्छी होती है, कंसंट्रेट जो इनका इंटरेस्ट होता है उसमें कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, इसमें इनमें तजस्सुस जो है बहुत ज्यादा होता है। स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन टू लर्न, सीखने की सलाहियत में इनकी बहुत ज्यादा मोटिवेशन होती है। ये बिहेवियरल असेसमेंट हो गई। और दूसरा इंटेलिजेंस टेस्ट, आईक्यू लेवल इनका चेक करके भी इनको डायग्नोस कर लिया जाता है। जैसे कि बताया पीछे कि इनका आईक्यू लेवल 130 या इससे ऊपर होता है। तो ये एक टेस्ट होता है आईक्यू लेवल, स्टर्न ने दिया था। तो इसके जरिए भी इसको हम डायग्नोस कर लेते हैं। क्रिएटिविटी टेस्ट, नाम से जाहिर है कि तख्लीकी सलाहियतों का टेस्ट इनसे ले लिया जाता है। फॉर्मल एकेडमिक टेस्ट, फॉर्मल एकेडमिक टेस्ट जो स्कूल में टेस्ट होते हैं उनमें इनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। पोर्टफोलियो असेसमेंट, जी आप में से पोर्टफोलियो असेसमेंट के बारे में पता है किसी को? पोर्टफोलियो किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है ये। जी पोर्टफोलियो फिर नोट कर लें। पोर्टफोलियो स्टूडेंट का क्या होता है कि हम एज ए क्लास टीचर एक बच्चे की फाइल बना लेते हैं, उसमें जितना भी उसका रिकॉर्ड होता है वो सारा जमा करते रहते हैं। उनके टेस्ट में मार्क्स की, अगर तमाम अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो कुछ भी वो, अगर कोई स्पेशल कोई काम करता है, कोई अच्छी ड्राइंग बनाता है, वो सारा रिकॉर्ड उनका एक मुरतब कर लिया जाता है एक फाइल में। उसे कहते हैं पोर्टफोलियो। तो सर एक पोर्ट रिपीट कर। ये, अच्छा अच्छा, ये बताइए आप दोनों टीचर्स भी हैं, टीच कर रही हैं? जी सर कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो क्या होता है कि हम बच्चों को की क्लास में हर बच्चे की अलग फाइल बना लेते हैं। ये कॉमन प्रैक्टिस में नहीं होता, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि एक फाइल बना ली जाती है, उसमें बच्चे की तमाम अचीवमेंट का रिकॉर्ड रखा जाता है। जो उनके फर्स्ट टर्म टेस्ट हुए हैं, मिड टर्म एग्जाम हुए हैं, फाइनल एग्जाम हुए हैं, होंगे, ठीक है, वो उनमें डाले जाते हैं, रख लिए जाते हैं संभाल के। इसके अलावा कोई और बच्चा कोई काम करता है, कोई अच्छी ड्राइंग बना देता है, या कोई और अच्छा बिहेवियर शो करता है, या इवन अगर कोई नेगेटिव भी शो करता है, वो भी हम अपनी याद दहानी के लिए उसमें रख सकते हैं। तो वो जो ऐसी चीजें, अगर कोई नात कंपटीशन में हिस्सा लेता है या कोई जो है वो अ, जो कोई और अवार्ड जीतता है, तो ये एक पूरी फाइल बच्चे की बनती चली जाती है, जो हमें उस बच्चे के उसकी सलाहियतों को समझने में आसानी में मदद देती है। तो उस फाइल को हम कहते हैं पोर्टफोलियो। तो ये पोर्टफोलियो की असेसमेंट भी कर ली जाती है कि हो सकता है वो बच्चा एकेडमिक्स जो है उसमें बहुत ज्यादा लो हो, लेकिन किसी और तरफ उसका इंटरेस्ट बहुत अच्छा हो, ड्राइंग उसकी अच्छी हो सकती है। तो फिर ऐसे हम इनको पहचान सकते हैं। इसके लिए एजुकेशनल अप्रोचेस क्या हो सकती हैं? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अप्रोच इस्तेमाल की जाती है, वेयर बाय द गिफ्टेड चाइल्ड इज अलाउड टू लर्न मटेरियल एट अ मोर ट्रेंड पेस और promoted more rapidly through grades। तो क्या किया जाता है कि बच्चों को लर्निंग मटेरियल जो दिया जाता है उसके बिहाव पे, अगर वो बहुत तेजी से लर्न कर लेता है
तो हम उसको नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोट कर लेते हैं, इसका ये मतलब है। सिंपल ये है कि अगर बच्चे की अचीवमेंट अच्छी है और ये समझा जा रहा है कि ये बच्चा इस क्लास लेवल से अबव है और नेक्स्ट क्लास में चल सकता है, तो हम उसको उस क्लास में प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद एनरिचमेंट। एनरिचमेंट का मतलब रिच होना, अमीर होना। एनरिचमेंट का मतलब वेयर बाय द गिफ्ट चाइल्ड वर्क थ्रू द अनयूजुअल ग्रेड एट अ यूजुअल पेस but with a curriculum supplemented by a variety of cultural activities। इसमें दूसरी अप्रोच ये होती है जी, दूसरी अप्रोच ये होती है कि बच्चों बच्चों को उसी ग्रेड में रखा जाता है, लेकिन जो करिकुलम हम उनको करते हैं वो उसमें बहुत ज्यादा कल्चरल वैरायटी होती है कि अगर उसकी एकेडमिक्स जो है वो कर लेता है वो टाइमली, उसका जो कुछ भी उसकी हम हमारे SLOs होते हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, जो हम चाहते हैं कि बच्चे ये सीख लें, तो वो अगर बच्चा बहुत जल्दी अचीव कर लेता है तो हम बच्चों को कुछ और एक्टिविटीज प्रोवाइड करते हैं, जिसका यहाँ ये कल्चरल एक्टिविटीज के नाम से लिख रहा है। तो ये कल्चरल एक्टिविटीज भी हो सकती है, एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, तो उन चीज़ों में भी बच्चों को शामिल किया जाता है। उसके बाद डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है फर्क करना, डिस्टिंग्विश, इम्तियाज, whereby children are accelerated or enriched within the regular classroom। ये भी वही बात है कि उसी रेगुलर क्लासरूम के अंदर हम बच्चों को एक्सेलरेट करते हैं या एनरिच करते हैं, लेकिन हम इसमें फर्क डाल देते हैं उसमें, यानी कि बाकी लोगों से हमें हम इनमें डिफ्रेंसिएशन करते हैं, इनको ग्रुप लीडर बना लिया जाता है या किसी और तरीके से, ताकि ये बच्चा मिसाल के तौर पे प्रेजेंटेशन इनके जिम्मे लगा दी जाती है ताकि बच्चा एक्स्ट्रा वर्क करके आए। तो इसमें यानी कि हम फर्क डाल देते हैं बाकी क्लास से, इसको प्रोमिनेंट कर देते हैं, इसे हम कहेंगे डिफरेंशिएशन। अदर एजु नेक्स्ट पेज पे ये लिखा हुआ है अदर एजुकेशनल अप्रोचेस। अच्छा ये बताएं, एक वर्ड यूज हुआ है करिकुलम। जी, करिकुलम का मतलब तो आपको पता ही होगा। चलें, लास्ट 3 मिनट चल रहे हैं, उसके बाद क्लास दोबारा ज्वाइन करनी होगी आपने, ये पढ़ लेते हैं कि अदर एजुकेशनल अप्रोचेस में क्या आता है। कंपैक्ट करिकुलम, मॉडिफाइड करिकुलम, इंडिपेंडेंट स्टडी, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, यूज ऑफ स्पेशल रिसोर्स रूम फॉर गिफ्टेड, एबिलिटी ग्रुपिंग, मेंटोरशिप। ये दूसरी बाकी अप्रोचेज है जो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। कंपैक्ट कुरिकुलम एक पूरा एक पैकेज बना लिया जाता है करिकुलम का, निसाब का। करिकुलम का मतलब होता है निसाब, जिसमें तमाम जो उनकी ज़रूरियात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर दी जाती है। मॉडिफाइड कुरिकुलम, जो हमारी पहले से करिकुलम मौजूद होती है उसको मॉडिफाई कर लिया जाए तो उसे मॉडिफाइड करिकुलम कहते हैं। जो पहले से निसाब है इन बच्चों के मुताबिक अगर हम उसको मॉडिफाई कर दें। इंडिपेंडेंट स्टडी, इंडिपेंडेंट स्टडी के लिए ये अप्रोच इस्तेमाल की जाती है, इनको इंडिपेंडेंट स्टडी करवाई जाए। उसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, मुख्तलिफ प्रॉब्लम दे दिए जाएं जिसके बिहाफ पे इनकी लर्निंग हो, मुख्तलिफ टास्क दे दिए जाएं, कोई प्रॉब्लम दे दिया जाए। यूज ऑफ स्पेशल रिसोर्स रूम फॉर गिफ्टेड, इनके अलग से रूम बना लिए जाएं जहां इनके लिए बहुत ज्यादा सीखने के मौके मौजूद हों और बहुत सारा रिसोर्सेज मौजूद हों जहां से ये बच्चे लर्न कर सकें। एबिलिटी ग्रुपिंग, बाकी ये जैसे पहले बताया कि यानी कि इनका जो है हम इनमें ग्रुपिंग कर लें कि
जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है उनको अलग पढ़ा लिया जाए, अलग कर लिया जाए। मेंटोरशिप, मेंटोरशिप का मतलब है कि टीचिंग गिफ्टेड बाय एक्सपर्ट या एक्सपीरियंस ऑफ स्पेसिफिक फील्ड, जो किसी फील्ड के एक्सपीरियंस लोग हैं या एक्सपर्ट हैं उनके जरिए इनको पढ़ाया जाए, ताकि उन सवालात का जवाब जो आम इंसान नहीं दे सकता वो इनको दे सके, ताकि ये कम अरसे में ज्यादा अचीव कर लें। उसके बाद है फेमस गिफ्टेड चिल्ड्रन। ये गिफ्टेड लोग जो है जिनके जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा था, ये इनकी मिसाल दी गई है। आइंस्टाइन वाज 4 year old बिफोर ही कुड नॉट, यहाँ आएगा नॉट स्पीक, एंड 7 बिफोर ही कुड रीड। जी आइंस्टाइन, जिसका आप वो मशहूर जमाना साइंसदान है, वो 4 साल की उम्र तक बोल नहीं सकता था, और 7 साल की उम्र तक वो पढ़ नहीं सकता था। उसके बाद आइजैक न्यूटन देख लें, डिड पुअरली इन ग्रेड स्कूल। जी प्राइमरी क्लासेस में आइजैक न्यूटन जो था उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा कम थी, पुअर थी। व्हेन थॉमस एडिसन वाज अ बॉय